everyone. I am Madhuri Sharma, Assistant Professor of Biyani Group of Colleges from Department of Law. मैं आप सभी व्यूअर्स का दिल से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की, जिसमें हमने देखा था एक पार्टी होती है पॉनर और एक पार्टी होती है पॉनी। जब पॉनर को कोई लोन लेना होता है या कोई अमाउंट लेनी होती है तो वो पॉनी के पास अपने सामान को गिरवी रखता है, जैसे कि सोना हुआ, जैसे कि कुछ व्हीकल्स हुए, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो प्लेज में गिरवी रखता है और वहाँ से कुछ अमाउंट लेता है ताकि उसका काम हो जाए। और हमने डिस्कस किया था बहुत ही एक स्लोगन, जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे को रोना। अगर आपके पास सोना है और आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो आप उसको प्लेज रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, किसी पर्सन के पास रख सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी क्यों होती है? या तो आपको ऋण लेना चाहते हो या आप कोई परफॉर्म करना चाहते हो प्रॉमिस। हमने इसके बारे में बात करी थी, डेफिनेशन देखी थी हमने 172 सेक्शन के अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि क्या क्या राइट्स है पॉनी के, मतलब कि बैंक के पास क्या अधिकार रहते हैं, क्या वो रिटेन कर सकता है उस प्रॉपर्टी को। जी हाँ, हमने पढ़ा था वो रिटेन कर सकता है। अगर कोई सब्सिक्वेंट फ्यूचर ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, सब्सिक्वेंट डेट की बात हो रही है, जो पहले से ही बैंक दैट इज पॉनी पॉनर को दे चुका है, तो क्या वो उसके लिए भी सिक्योरिटी रख सकता है? उसके लिए वो कैसे अपना अमाउंट कवर करेगा, ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि क्या क्या एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके लिए जितना भी उसका खर्चा हुआ है, जो सिक्योरिटी पॉनर ने रखी है पॉनी के पास, तो क्या उसके पास राइट है उस पैसे को लेने का पॉनी से। तो हमने देखा था हाँ जी, अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो कि पेरिशेबल नेचर का है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, या फिर जिसके लिए हमें कोई गोडाउन रखना हो या कोई पर्टिकुलर प्लेस रखनी हो, हमको कोई व्हीकल लेना हो उसको स्टोर करने के लिए, तो हाँ, हम उस पर वो एक्सपेंसेस हमारे खर्च करते हैं और उसका जो अमाउंट होता है वो हम पॉनर से लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम अभी तक जो बात कर रहे हैं वो राइट्स की कर रहे हैं। अब हमारे दो राइट्स और बचे हैं जो कि पॉनी के हैं। इसके बाद हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पॉनर और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे फर्दर बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड विच इज द लास्ट कॉन्ट्रैक्ट पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। वो हमारा सबसे लास्ट का पार्ट है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ, एक बार और फिर बता देती हूँ। वैसे तो मैं रोज वीडियोस में आपके लिए ये एक अलग से टैगलाइन लाती हूँ कि अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, दैट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत अच्छे रूल्स, बहुत अच्छे फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लेटेस्ट केसेस, तो प्लीज गो एंड विजिट, बार बार चता रही हूँ, गो एंड विजिट माई प्रीवियस वीडियोज एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं जो लेफ्ट ओवर सेक्शंस थे हमारे राइट्स ऑफ पॉनी के। देखते हैं पहला सेक्शन, सेक्शन 176। हमने अभी तक बात करी थी आपसे सेक्शन 173, सेक्शन 174, सेक्शन 175, जिसमें हमने देखा था 173 बात करता है रिटेन करने की, 174 बात करता है अगर बैंक ने पहले से ही उसको फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए लोन दे दिया है, उधार दे दिया है, तो क्या बैंक उससे उसी सिक्योरिटी में से चार्ज करेगा या फिर अलग से सिक्योरिटी लेगा। ये हमने देखा था 174 में। और सेक्शन 175 में देखा था कि जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए कौन लायबल होगा। और ये सारे अधिकार हमारे पॉनी के पास होते हैं, सारे अधिकार हमारे बैंक के पास होते हैं। बैंक के पास ये अधिकार है कि वो पॉनर से अपना अमाउंट, जो भी उसने मेंटेन करने में उस सिक्योरिटी को जो रखी है पॉनर ने, जो भी चार्जेस उसके लगे हैं गुड्स को स्टोर करने में, या जो टाइम एंड एनर्जी उसकी वेस्ट हुई है, या फिर कुछ भी कह लीजिए मेंटल एबिलिटी उसने किसी चीज में लगाई है, तो फिर पॉनर का ये पूरा कर्तव्य बनता है, ये दायित्व बनता है, ये लायबिलिटी बनती है कि वो पॉनी को उसके एक्सपेंसेस अदा करेगा। ये हमने देखा था 173, 174, 175। आज हम बात करेंगे 176 और 178 ए के। ये दो ही राइट्स हमारे पॉनी के अब बचे हैं। उसके बाद हमारे 2-3 राइट्स हैं जो कि पॉनर के हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज गेट रेडी विद योर पेन एंड रजिस्टर। सेक्शन 176 की पहले हेडलाइन देख लेते हैं, पॉनी राइट्स वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। अब हमने देखा पॉनी राइट्स वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, मतलब कि अगर कोई डिफॉल्ट, अगर कोई गलती, अगर कोई मिस्टेक किसकी वजह से हो गई है? पॉनर की वजह से। किसकी वजह से हो गई है? जिसको हमने लोन दिया है,
जिसको बैंक ने लोन दिया है, अगर वो पर्सन वापस से पे नहीं करता या फिर कुछ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से बैंक ने जो उसको पैसा प्रोवाइड किया था, जो लोन दिया था, वो उसको वापस नहीं देता है बैंक को, तो बैंक के पास क्या अधिकार बचते हैं? द क्वेश्चन अराइजेज विच आर द राइट्स विच आर अवेलेबल विद द बैंक। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। मैं हूं माधुरी, ठीक है, उसके बाद आप हो बैंक, आपने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे और मैंने आपके पास गिरवी रखी थी मेरे सोने की अंगूठी, या फिर कह दीजिए कोई व्हीकल मैंने गिरवी रखा था। अब समय पर मैं आपको अपना लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाती हूँ, या फिर कोई ऐसा डिफ़ॉल्ट करती हूँ जिसकी एक्टिविटी से आपको लगता है कि नहीं, उलझ गए हैं हम इसको लोन देकर, ये बंदा तो हमें लोन पे बैक नहीं करेगा। तो क्या क्या अधिकार आपके बनते हैं, क्या क्या राइट्स आपके बनते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट की वजह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? व्हाट आर द राइट्स? तो हम यहाँ पर राइट की बात करते हैं, बैंक की बात करते हैं कि बैंक के पास क्या राइट रहता है अगर पॉनर ने किसी ट्रांजैक्शन में डिफ़ॉल्ट कर दी है या उसकी एक्टिविटी से लगता है कि वो आगे फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट करेगा। तो क्या क्या राइट्स बनते हैं? आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए वर्ड टू वर्ड चलेंगे, हमेशा सेक्शन में वर्ड टू वर्ड चलना है आपको। पॉनी राइट मतलब पॉनी का अधिकार बता रहा है। पॉनर मेक्स डिफॉल्ट, जहां पर पॉनर की गलती है, जहां पर मेरी गलती है, आपकी नहीं मेरी गलती है, तो पॉनी के क्या राइट्स है, बैंक के क्या राइट्स हैं। और जब भी प्लेज पढ़ना हो तो बैंक को और अपने को साथ में लेके चलिए, हमेशा बैंक आप बनिए, सामने वाले को ओनर बना दीजिए जिसने गिरवी रखा है सामान। सबसे पहला राइट होता है पॉनी का, बैंक का, वो होता है पॉनी में फाइल अ सूट। पॉनी क्या कर सकता है? केस को दर्ज कर सकता है। पॉनी में फाइल अ सूट, पॉनी के पास ये राइट बनता है कि वो जाकर कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट कर दे अगर पॉनर वक्त पर उसको अपना डेट नहीं चुकाता है। पहला पॉइंट हमने देखा था, प्लेज किस लिए होता है? प्लेज होता है या तो डेट के लिए, कोई आप लोन लेते हैं बैंक से, या दूसरा होता है कोई प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए। अब ना तो पॉनर डेट चुका पाता है, ना ही पॉनर कोई प्रॉमिस परफॉर्म कर पाता है, तो बैंक जाएगा और सबसे पहला उसके पास एक ही चीज होती है कि वो एक केस फाइल कर सकता है जाकर। तो सबसे पहला देखा हमने पॉनी में फाइल अ सूट। सेकेंड चीज हम जो देखते हैं स्टूडेंट्स, वो देखते हैं रिटेन द गुड्स प्लेज्ड। द वर्ड रिटन हेयर इज रिटेन द गुड्स प्लेज्ड, मतलब कि वो अपने पास उन गुड्स को रख सकता है। पॉनी, बैंक अपने पास उन गुड्स को रख सकता है अगर पॉनर ने कोई डिफॉल्ट करी है तो बैंक अपने पास गुड्स को रख सकता है। जो सिक्योरिटी उसने दी है लोन लेने के लिए और प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए, उस सिक्योरिटी को वो जब्त कर सकता है, रिटेन रख सकता है, अपने पास रख सकता है। सेकंड राइट, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी मानी थी हमने, अब वो साहब हमको हमारा पैसा भी नहीं दे रहा है वापस और उसकी चीज़ भी नहीं ले जा रहा, तो इसको हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बदले ही हम सिक्योरिटी रखते हैं। तो सेकंड राइट हो गया रिटेन करने का। पहला राइट हो गया फाइल करने का, सूट को हम कहते हैं केस भी। थर्ड राइट है मे इवन सेल आफ्टर गिविंग नोटिस। तो थर्ड राइट होता है मे इवन सेल। द वर्ड विच इज रिटन हेयर इज सेल, वो बेच भी सकता है। तो तीन राइट्स हमें पता लगे कि अगर पॉनर डिफॉल्ट करता है, वापस से लोन नहीं दे पाता, या तो डेट, पहली जो डेफिनेशन में बात है डेट, या फिर कोई प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाता जो उसने बैंक को प्रॉमिस किया था, तो बैंक के पास पहला राइट बनता है, क्या बनता है बोलिए? पहला राइट बनता है केस फाइल करने का, दूसरा बनता है उसके गुड्स को, उसकी सिक्योरिटी को रखने का, और थर्ड राइट बनता है उनको बेच देने का। मतलब कि अगर बैंक अपना पैसा भरपाई करना चाहता है तो वो पॉनर के जो गुड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी उसने रखी होती है, दैट इज गोल्ड रिंग या कोई व्हीकल रखा होता है, या XYZ एनी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, पॉनी बैंक उसको सेल भी कर सकता है, बेच भी सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है, हमेशा याद रखना। बच्चे इस बात को बहुत इग्नोर कर देते हैं, एक कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है और वो होती है
आफ्टर गिविंग नोटिस। जी हाँ, आफ्टर गिविंग नोटिस मतलब कि आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल नोटिस, किसको? पॉनर को, ओनर को, तब ही वो क्या करेगा? उसको सेल कर सकता है। तो यहाँ पर केस फाइल करने के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, यहाँ पर गुड्स को रिटेन करने के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। लेकिन अगर सेल की बात आती है, अगर उसके डायमंड रिंग को आप बेचने जाते हैं, तो उससे पहले आपको पॉनर को, ओनर को, जिसने अपनी डायमंड रिंग गिरवी रखी है, उसको आप एक नोटिस देंगे और वो नोटिस देने के बाद ही आप उस डायमंड रिंग को या कोई भी प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे। तो मेजर चीज, जो इंपॉर्टेंट थिंग हमें यहाँ पे याद रखनी है, वो याद रखनी है स्टूडेंट्स, रीजनेबल नोटिस। हमें पॉनर को एक नोटिस देना है, वो नोटिस उस तक पहुंच जाएगा, उसके बाद हम उस चीज को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, अगर कभी भी डिफॉल्ट होती है पॉनर की साइड से, पॉनर अपने काम को टाइम पे नहीं कर पाता है कंप्लीट, पॉनर अपना पेमेंट नहीं कर पाता है, अपनी सिक्योरिटी को वापस नहीं लेता है और बैंक को लोन नहीं चुकाता है, तो फिर बैंक के पास तीन चीजें बचती है। पहली है फाइल करने की, क्या? केस। दूसरी है रिटेन करने की, क्या? सिक्योरिटी। और थर्ड चीज है सेल करने की, बट द कंडीशन विच अप्लाइज इज आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस। मुझे लगता है इट वुड बी अ वेरी क्लियर टू यू कि 176 क्या कहता है। आइए स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेक्शन 178A की। अब ये मत पूछना मैम 177 और 178 कहाँ गया, तो वहां पर हम देखेंगे राइट्स ऑफ पॉनर। अब कुछ अधिकार ओनर के लिए भी छोड़ोगे या नहीं, या सारे राइट्स बैंक को ही चाहिए? कुछ राइट्स तो ओनर के भी होते हैं, पॉनर के भी होते हैं। चलिए, सेक्शन 178, सबसे बड़ी बात आपको ध्यान क्या रखनी होगी इन राइट्स को देखते हुए, कि आप मेरी वीडियोस को साथ के साथ लाइक भी कर रहे हैं। बस ये नहीं मैम ने जो पढ़ाया उसको पढ़ रहे हैं, लाइक और इज ऑल्सो एसेंशियल। चलिए, कमिंग बैक, 178 क्या कहता है? सेक्शन 178, प्लेज बाय पर्सन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वापस से पढ़िए एक बार, प्लेज बाय पर्सन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, किसी पॉनर ने प्लेज किया, प्लेज मतलब कोई गुड्स उसने गिरवी रखा, बाय पर्सन पोजेशन, और उसने क्या करा? वो जानता था, उसको पहले से पता था, ही वॉज अवेयर, ओनर वॉज अवेयर, पॉनर वॉज अवेयर कि जो गुड्स है, जो वो गिरवी रख रहा है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि जो उसने सामने वाली पार्टी से लिए हैं, अज्यूम कर लीजिए कोई भी गुड्स जो वो सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास रख रहा है, वो जो गुड्स हैं वो क्या है, या फिर जो भी सिक्योरिटी वो रख रहा है डेट के बदले या प्रॉमिस के बदले, तो जो भी सिक्योरिटी वो रख रहा है वो क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से उसने ली है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई रिंग है और अगर वो रिंग उसने किसी से ली थी और वो गिरवी रखता है बैंक के पास, तो जो वो रिंग उसने ऑब्टेन करी है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में करी है। दैट इज, वो एग्री कर रहा होगा बट सामने वाली पार्टी ने एग्री नहीं करा होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा वॉइडेबल। तो हम देखते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर आता है? जहाँ पर डिफेक्टिव टाइटल होता है। मतलब कोई आपने थिंग ऑब्टेन करी है लेकिन उसका टाइटल जो है वो है डिफेक्टिव। और हम ये पढ़ते हैं सेक्शन, बताइए जल्दी, सेक्शन 19 एंड 19A में हम देखते हैं कि जो चीज कोर्जन, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड से ऑब्टेन होती है, उसको हम देते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम मानते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि एक पार्टी बोलती है हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूं, और दूसरी वाली पार्टी बोलती है मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सबको समझ आ रहा होगा मुझे लगता है। तो यहाँ पर वापस से पढ़ेंगे कि अगर कोई पॉनर है, अगर कोई ओनर है 178 के अंदर, 178 के अंदर कोई ओनर है और उसने अपने गुड्स को एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखा है, और वो ये जानता था कि जो गुड्स या जो सर्विस या एनीथिंग, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मैं बैंक के पास गिरवी रख रहा हूं, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से हुई थी, तो यहाँ पर बताइए बैंक की तो कोई गलती नहीं है। बैंक की गलती इसलिए नहीं है कि बैंक को नहीं पता, बैंक कुछ नहीं जानता कि जो चीज सिक्योरिटी के रूप में वो रख रहा है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से आई है या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से आई है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से आई है। बैंक को क्या पता होगा? आप बैंक के पास तो सिक्योरिटी रख रहे हैं। मान लीजिए आप हैं, आप अपनी
स्टॉक रखने जा रहे हैं बैंक के पास, तो बैंक आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से ये लेकर आए हो क्या स्टॉक, या वॉइड से लेके आए हो या वॉयलेट से लेके आए हो। बैंक को इतना ही मतलब है कि आप अपना स्टॉक रख रहे हो, और वो जो स्टॉक आप रख रहे हो वो एज अ सिक्योरिटी रख रहे हो। जब आप वो अमाउंट उसको पे कर दोगे बैंक को वापस, वो अपना स्टॉक दे देगा। ठीक है, तो अगर बैंक को नोटिस नहीं है, हमें यहाँ पे याद रखना है, अगर बैंक को नहीं पता कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है। आइए देखते हैं। प्लेज बाय पर्सन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर ओनर ने कोई ऐसे गुड्स ऑब्टेन करे हैं जो कि वॉइडेबल हैं अंडर सेक्शन 19 एंड 19A। मैंने आपको बताया, वहां पर हमने कंडीशन देखी थी, फ्रॉड की, मिस रिप्रेजेंटेशन की, मिस्टेक की, कोर्जन की, साथ के साथ बोलिए कोर्जन की, और अनड्यू इन्फ्लुएंस की। और इनकी वजह से अगर हमने कोई गुड्स ऐसा ऑब्टेन किया है जो कि क्या है, वॉइडेबल है, और पॉनी एक्वायर्स अ गुड टाइटल, पॉनी को लेना देना नहीं है कि भाई तेरे गुड्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से आए हैं या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से आए, उसने तो लिया उन गुड्स को और अपने पास रख लिया एज ए सिक्योरिटी। और अगर उसने गुड फेथ में काम किया है, उसने ओनर के गुड फेथ में काम किया है, अच्छे कर्तव्य करे हैं, अपना गुड फेथ उसमें दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, और विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ टाइटल, और बैंक को नहीं पता कि जो गुड्स हैं उनका डिफेक्टिव टाइटल है क्या 19 और 19A में, तो यहाँ पर जो पॉनी है वो उसके गुड्स को रिटेन कर सकता है, उसके गुड्स को रिटेन कर सकता है। यहाँ पर पॉनी का कर्तव्य बनता है, यहाँ पर पॉनी का राइट बनता है कि वो उन गुड्स को रिटेन कर सकता है, या जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैंक को नहीं पता कि जो गुड्स आए थे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए थे। बट अज्यूम स्टूडेंट्स, अज्यूम करते हैं अगर बैंक को, अगर पॉनी को ये पता है कि जो गुड्स आए थे वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थे, मतलब कि एक पार्टी एग्री नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर जो पॉनी होता है वो अपने गुड्स को, सिक्योरिटी को रिटेन नहीं करता, उसको वापस देनी होती है, और उसमें वो भी लायबल होता है। बट यहाँ पर हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम राइट्स की बात कर रहे हैं, तो पॉनी के पास सेक्शन 178 में पॉनी के पास पूरा अधिकार है, उन गुड्स को जैसे चाहे वो वैसे यूज कर सकता है, सेल कर सकता है, रिटेन कर सकता है, क्योंकि गलती किसकी थी, ओनर की थी। गलती किसकी थी, ओनर की थी। ओनर को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स वॉइडेबल हैं, बैंक को नहीं पता था। बैंक को पता होता तो बैंक की गलती मानते। ठीक है, तो यहाँ पर 178 में हम ये देखते हैं। सो हमने बात करी अभी तक 172 डेफिनेशन पार्ट ऑफ प्लेज, जिसमें हम प्लेज करते हैं सिक्योरिटी किसके लिए रखते हैं, डेट के लिए रखते हैं, या फिर किसी परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए रखते हैं। हमने राइट्स की बात करी, किसकी, पॉनी की, किसकी, बैंक की। राइट्स क्या बनते थे 173 में देख लिए, 174, 175, 176 एंड 178। अब जो बाकी के सेक्शंस है उसमें हम बात करेंगे राइट्स ऑफ पॉनर, राइट्स ऑफ ओनर, राइट्स ऑफ मी, क्योंकि मैं इस केस में बनी हूं आपकी पॉनर। तो स्टूडेंट्स जब तक बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू गुरु केपीयू चैनल, and enjoy the latest upcoming videos of the Indian Contract Act of 1872. Till then, see you, take care, namaskar.